नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हमने शुरू कर दिया है क्लास 12th का। तो क्लास 12 का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर पर ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो। तो दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 3 है, चैप्टर 1 का शीत युद्ध का दौर का पार्ट 3 है। तो जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, जाकर जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बताया था शीत युद्ध क्या है पूरी डिटेल से, और क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में मैप के जरिए। तो जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगला वीडियो हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव पर लाएंगे। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव टोटल रहेगा, तो उसे भी नीचे मिल जाएगा आपका लिंक, तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2 ध्रुवीय विश्व को चुनौती किसने दिया? गुटनिरपेक्ष ने दिया। 2 ध्रुवीयता को चुनौती गुटनिरपेक्षता ने दी। किस तरह से कैसे दी? तो देखिए दोस्तों, एक तरफ था अमेरिका और दूसरे तरफ था सोवियत संघ। ठीक है, पहला शक्ति अमेरिका, दूसरा शक्ति सोवियत संघ। दोनों अपने आप को सुपर पावर मानते थे। इधर दोनों में होड़ मची हुई थी। अमेरिका में अपना होड़ मची हुई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने तरफ किया जाए। रूस में यानी सोवियत संघ में अलग होड़ मची हुई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ किया जाए। अमेरिका ने नाटो की स्थापना किया और उधर पश्चिमी गुट ने नाटो की स्थापना की, और पूर्वी गुट ने, यूरोप के जो पूर्वी गुट थे वो उन्होंने वार्सा के क्या किया, वार्सा नामक एक संगठन की स्थापना किया। तो दोनों दो विश्व क्या हुआ कि विश्व 2 ध्रुवीय में बट गई। एक तरफ अमेरिका, दूसरे तरफ सोवियत संघ, 2 सुपर पावर में बट गया विश्व। ठीक है, लेकिन कई ऐसे देश थे उस वक्त 1945 में, जब दूसरे विश्व युद्ध के समय बहुत सारे ऐसे देश थे जो अभी नए नए स्वतंत्र हुए थे। किन से? जैसे भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। ठीक है, तो इसी तरह कई ऐसे छोटे छोटे देश थे जो नए नए अभी स्वतंत्र हुए थे, और वापस वो अगर किसी गुट में शामिल हो जाते, जैसे कोई सोवियत संघ में शामिल हो जाता, तो वो फिर से वह उसका गुलाम होने के खतरा मंडरा था उन देशों पर कि अभी अभी हम स्वतंत्र ही हुए, फिर दूसरे के अंडर में जाना पड़ेगा, किसी एक गुट को हमको अपनाना पड़ेगा। तो इसी का रास्ता, इसी का बीच का रास्ता निकल कर आया था गुट निरपेक्षता। यानी हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हमारा एक अपना अलग गुट होगा। ठीक है, हम इससे भी मतलब रखेंगे, इससे भी मतलब रखेंगे, तो इसे गुट निरपेक्षता कहा गया। शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बंटता जा रहा था, लेकिन नए आज़ाद हुए देश के सामने ये चुनौती थी कि कहीं वह वापस से गुलाम ना हो जाए, और यही गुट निरपेक्षता की क्या हुई, यहीं पर शुरुआत हुई थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जड़ में कौन था दोस्तों? 5 देश थे, पर शुरू में 3 देश थे, लेकिन 1956 में एक क्या हुआ था, बैठक हुआ था 1956 में। वहाँ पर 2 देश और उन्होंने समर्थन किया था, और वहाँ पर 2 देश और हो गए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जड़ में यूगोस्लाविया नामक देश के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो जड़ था, जो शुरुआती किया था, वो यही तीनों ने किया था। फिर इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक किया था, जिसमें 2 देश और जुड़ गए। कौन थे? इंडोनेशिया के सुकर्नो तथा घाना के बामे एक क्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया था, और यही 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि गुट निरपेक्षता क्या है। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान विश्व के 2 गुटों में, शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बट गया। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान भी 2 गुटों में बढ़ जाने से नव स्वतंत्र देशों ने यह निर्णय लिया कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, और महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का क्या किया, निर्णय लिया। अर्थात किसी भी गुट में शामिल न होना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। तो दोस्तों, गुट निरपेक्षता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और शीत युद्ध का दौर इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा, जाकर जरूर देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में, और ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था?
ऐसा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 यानी 1961। वहीं कहाँ हुआ था पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन? तो बेलग्रेड में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। दूसरा, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल थे? तो 25 सदस्य देश शामिल थे पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन। वहीं 2019 में अजरबैजान में हुए 18वीं सम्मेलन में 120 देश, ठीक है, 120 सदस्य देश तथा 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। यानी 25 सदस्य देश से बढ़कर के 2019 में जब 18वीं सम्मेलन हुआ तो उसमें 120 सदस्य देश हो गए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि 2019 में जो 18वीं सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? तो वह अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता। तो 2019 में जो 18वीं सम्मेलन थी वो कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान में। उसमें कितने देश थे? तो 120 सदस्य देश थे। वहीं दोस्तों 1787 में अमेरिका में क्या हुआ था कि स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी 1787 में। इससे पहले अमेरिका भी किसी देश का गुलाम था। तो इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से क्या रखा? अलग रखा। जब अमेरिका आज़ाद हुआ 1787 के समय में तो इसने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से बहुत अलग रखा। ठीक है, शुरुआती सालों तक। ठीक है, पहले विश्व युद्ध की शुरुआती तक। ठीक है, तो इसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई, मतलब दुनिया से अलग थलग कर वाली नीति। तो लेकिन क्या हुआ कि गुटनिरपेक्षता ने शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। जो वहाँ पर जब लड़ाई हो रही थी, कुछ अन्य देशों में जब या आपस में युद्ध हो रहे थे तो उसमें मध्यस्थता कराने के लिए गुटनिरपेक्ष के नेताओं ने भूमिका निभाई। ठीक है, मध्यस्थता में उनकी ताकत की जड़ उनकी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश के बावजूद किसी खेमे में शामिल न होना। यानी जो देश आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जो अपने आप को प्रतिद्वंदी थे, उनको किसी भी तरह से मध्यस्थता करा के वह अपने खेमे में बनाए रखे। ठीक है, यानी गुटनिरपेक्ष के खेमे में, ताकि वो किसी दूसरे क्या बोलते हैं उसे, कोई गुट में शामिल ना हो जाए। ठीक है, या अमेरिका में ना शामिल हो जाए, ना उधर शामिल हो जाए सोवियत संघ में। इसलिए उसे अपने बातों में फंसा करके रखे हुए थे गुटनिरपेक्ष के नेताओं ने, और उसे गुटनिरपेक्षता के खेमे में रखा गया था ताकि वो अकेले ना पड़ जाए। कुछ देश और भी होंगे तभी तो वैल्यू मिलेगा गुटनिरपेक्षता की। तो यही तो गुटनिरपेक्षता। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी गुटनिरपेक्ष देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला। गुटनिरपेक्ष देश के सामने गरीबी नामक चुनौती थी। उन्हें आर्थिक विकास तथा अपने देश को गरीबी से निकालने की क्या थी? सख्त जरूरत थी। यही वजह है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने जन्म लिया और 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसका प्रस्ताव ये था कि अल्प विकसित, किसका? टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड फॉर पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट का नामक जो एक शीर्षक निकाली गई थी, उसका यह प्रस्ताव था कि अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा। ठीक है, जो कम विकसित है उनको अपने प्राकृतिक संसाधनों पर क्या होगा? नियंत्रण होगा, जिनका दोहन विकसित देश करता है। और वहीं दूसरा था, उनकी पहुंच पश्चिमी देशों तक होगी, यानी उनको विकास करने का एक मौका मिलेगा। तो उनकी पहुंच व्यापार करने का भी मौका मिलेगा, तो उनकी पहुंच पश्चिमी देशों तक होगी और उनके बाजार में अपना सामान बेच सकेंगे पश्चिमी देशों के बाजार में। भारत और शीत युद्ध। तो शीत युद्ध और भारत से क्या संबंध है शीत युद्ध का? तो गुटनिरपेक्षता पर भारत की नीति नकारात्मक भी रही है। ठीक है, गुटनिरपेक्षता पर भारत की नीति नकारात्मक भी नहीं थी और ना तो निष्क्रियता की थी, यानी एकदम चुपचाप बैठा हुआ भी नहीं था और ना नकारात्मक थी। नेहरू जी का कहना क्या था गुटनिरपेक्षता में? कि कोई पलायन की नीति नहीं है। गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है, नेहरू जी का ये कहना था गुटनिरपेक्षता पर। भारत, उनका कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी गुट में शामिल न होना या कोई पलायन की नीति नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। जो देश अमेरिका और सोवियत संघ से नहीं जुड़े थे
ठीक है, जो देश अमेरिका और सोवियत संघ से अभी भी नहीं जुड़े थे, उन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत सक्रिय बनाए रखा, अपने खेमे में बनाए रखा बातचीत के द्वारा। तो कुछ लोगों का कहना था ये गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का उदार आदर्श है, और लेकिन यह भारत के हितों से मेल नहीं खाता है। कुछ आलोचकों का कहना है, पहली बात यह है कि भारत गुटनिरपेक्षता के कारण ऐसे कई फैसले ले सका जो भारत के हित में हो या ना कि महाशक्तियों के हित में। यह गुटनिरपेक्षता से भारत को फायदा भी हुआ कि भारत ऐसे कई फैसले ले सका जो भारत के हित में था, ना कि महाशक्तियों के हित में। दूसरा, अगर भारत से एक महाशक्ति दूर हो जाए तो वह दूसरा महाशक्ति के नज़दीक आने की कोशिश करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मुंह फुला लिया तो दूसरा से हम बात नहीं करेंगे, नहीं, एक मुंह फुला लिया तो दूसरा से हम बात करेंगे, दूसरा मुंह फुलाए तो उससे बात करेंगे, ऐसे करके मामले को अपने पाले में रखना था। तो दोस्तों, गुटनिरपेक्षता की आलोचना भी की गई थी, और आलोचकों का कहना था कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। भारत की गुटनिरपेक्षता का यह सिद्धांत विहीन है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के चलते कोई अंतर्राष्ट्रीय निर्णय पर सुनिश्चित निर्णय नहीं लेने से क्या करता है, बचता है। यानी वो अपना राष्ट्रीय निर्णय अपने भारत के जो रिलेटेड है, अपने भारतीय हितों को ज़्यादा मानता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वह ध्यान नहीं देता है, उस पर निर्णय नहीं लेता, यह कहना था। दूसरा था, भारत की स्थिति में स्थिरता नहीं होती है, कई बार उसकी स्थिति विरोधाभासी रही है। उसने स्वयं 1971 अगस्त में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, यह थी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 की बुक का पहला चैप्टर, जिसे कंप्लीट हो चुकी है। और अगला वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।